नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा पर सीएम धामी की बराबर नजर। दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से वर्चुअल माध्यम से अधिकारियों के साथ की बैठक। श्रद्धालुओं के बिना पंजीकरण धामों में पहुंचने पर संबंधित अधिकारियों की होगी जवाबदेही। एसटीएफ ने साइबर क्राइम के जरिए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को राजस्थान से किया गिरफ्तार। प्रदेश में पहली डिजिटल गिरफ्तारी का मामला आया सामने। सीनियर सिटीजन से 1 करोड़ 13 लाख की थी ठगी। देहरादून से 2 अंतर्राज्यीय वन जीव तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से मिली 30 लाख रुपए कीमत की 4 भालू के पित्त की थैलियां। एंटी नारकोटिक्स, चमोली पुलिस, पिंडर वन रेंज और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने किया ज्वाइंट ऑपरेशन। उत्तराखंड के जंगलों में फैलती आग का जानवर और इंसानों पर पड़ रहा असर। बढ़ रहा है इंसान और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष। लोगों पर तेंदुए का हमला पड़ा। और चारधाम में टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड्स। 15 दिन में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10,30,000 के पार। सबसे ज्यादा केदारनाथ में 4,47,056 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 जून तक फुल। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2024 में श्रद्धालुओं की संख्या में एक नया रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। ये वजह है कि चारधाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10,30,621 पहुंच गया है। और अगर सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की बात की जाए तो केदारनाथ धाम में अब तक तकरीबन 4,47,056 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 24 मई को 9,812 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए, जिसमें 4,912 पुरुष तो वहीं 4,661 महिला और 239 बच्चे शामिल रहे। ऐसे में अभी तक यमुनोत्री धाम में 1,86,744 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम के 24 मई को 13,602 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए, जिसमें 6,968 पुरुष, 6,394 महिला और 240 बच्चे शामिल रहे। इस तरह से अभी तक गंगोत्री धाम में 1,76,793 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं केदारनाथ धाम में तो श्रद्धालुओं का हुजूम रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। 24 मई को 22,814 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए, जिसमें 14,600 पुरुष, 7,904 महिलाएं और 310 बच्चों ने बाबा के दर पर हाजिरी लगाई। इस तरह से अभी तक केदारनाथ धाम में 4,47,056 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 24 मई को 23,091 श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए, जिसमें 13,720 पुरुष और 7,866 महिलाएं और 1,505 बच्चे शामिल रहे। ऐसे में अभी तक बद्रीनाथ धाम में 2,20,028 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 जून तक के लिए फुल हो गया है। ऐसे में अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने पर 30 जून के बाद की ही डेट मिलेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ एसएन पंत सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत सर, चारधाम यात्रा में लगातार रिकॉर्ड टूट रहे हैं और अब ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी कुछ मुश्किलों का सामना इतनी भीड़ को देख के करना पड़ रहा होगा। तो इस समय प्रशासन के सामने क्या कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा लगातार अपने पूरे शबाब पर है और लगातार 10 मई से लेकर अभी तक जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से देश के अलग अलग कोनों से और विदेशों से भी जो यहाँ पर श्रद्धालु धार्मिक तीर्थ यात्री के रूप में आ रहे हैं, कुछ एडवेंचर के लिए आ रहे हैं, कुछ पर्यटन के लिए आ रहे हैं, कुछ धार्मिक यात्रा के लिए आ रहे हैं, कुछ गर्मी से निजात पाने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों की तादाद तकरीबन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तौर पर देखें तो 30 लाख से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन चारधाम यात्रा में दर्शन करने वालों की तादाद 10.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जिसमें कि 2 लाख के करीब बद्रीनाथ में, 1.5 लाख गंगोत्री में, और इसी तरीके से ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसमें महिला भी है, पुरुष भी है और बच्चे भी हैं। इसके अलावा अगर जिस क्राउड मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जितनी क्षमता है उसके 2 गुने रफ्तार से यहाँ पर तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के
काफी दिक्कतें पहले सामने आई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला, तमाम अधिकारियों को नोडल अधिकारी बना करके मोर्चों पर तैनात किया। उसके बाद वन वे सिस्टम किया, गेट सिस्टम लागू किया। आप खास तौर पर गंगोत्री और केदारनाथ में गेट सिस्टम आज भी लागू है। गेट सिस्टम का तात्पर्य है कि अगर जहां पर गाड़ियों को आगे जाने की व्यवस्था ना हो, उनको पहले रोक दिया जाता है, ताकि एक बार एक तरफ की गाड़ियां चलेंगी, यानी तीर्थ यात्रियों को लेकर के जो व्हीकल हैं वो आगे निकलेंगे, उसके बाद 1 घंटे के बाद दूसरी तरफ से रास्ता खोला जाएगा। यानी जो तादाद है वो रुक रुक करके आगे भेजी जा रही है, उसको लेकर के लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो वीवीआईपी दर्शन था, अग्रिम आदेश यानी 31 मई तक उसको बंद कर दिया गया है और 30 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी फुल हो चुके हैं। यानी अगर कोई आज रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसको जुलाई की तारीख उसमें मिलेगी। जुलाई का स्लॉट में ही वो उत्तराखंड में आकर के चार धाम के दर्शन कर सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक और ऐलान इस बात का किया है कि जो यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं उनको सीधे तौर पर वापस जाना चाहिए, क्योंकि वो अव्यवस्था यहाँ पर उनके लिए हो जाएगी। लेकिन जो यात्री आधे रास्ते में ऋषिकेश से जाकर के श्रीनगर या फिर यूं कहें कि उत्तरकाशी में या यूं कहें कि रुद्रप्रयाग या चमोली में फंसे हुए हैं, उन यात्रियों को भी दर्शन कराने के लिए भी राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और पहले मोर्चे पर 1000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों को उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में बिना रजिस्ट्रेशन के भी दर्शन कराए गए। और एक व्यवस्था बनाने के लिए सरकार लगातार अपील भी कर रही है कि बिना रजिस्ट्रेशन के उत्तराखंड में ना आए। दरअसल जो क्राउड का एकदम से बढ़ जाना, उसका कारण ये भी रहा है क्योंकि सरकार के तमाम अधिकारियों ने इस बात को जोर देते हुए कहा है कि जिन यात्रियों की जो रजिस्ट्रेशन डेट थी वो बात की थी, वो भी उसी दरमियान यात्रा करने के लिए पहुंच गए। कई बार टूर एंड ट्रेवल वालों ने भी यात्रियों को सही जानकारी न दे करके उनको अपने ही गाड़ी में बिठा करके बिना रजिस्ट्रेशन के भी चारधाम के रूट पर लेकर चले गए, जिससे अव्यवस्था बनी। हालांकि अब अव्यवस्था नहीं है, अब सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौके पर हैं, किसी तरीके की कोई समस्या न है। इसके अलावा अगर बारिश हो रही है तो सरकार ने और पर्यटन विभाग ने अलर्ट करते हुए और अपील भी की है कि आप गर्म कपड़े साथ में लेकर आए, जरूरी दवाइयों को साथ में लेकर आए हैं, बरसाती या छाते का इस्तेमाल करें। इसको लेकर के भी एक अलर्ट किया गया है, अपील की गई है, ताकि जिस प्रकार से जिसकी जो दुश्वारियां हैं या जो परेशानियां या जो बीमारियां हैं उसकी दवाई साथ लेकर के चलेंगे। और लगातार जो चारधाम यात्राओं में मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के भी लोगों से अपील की गई है। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पूरे व्यवस्थित तरीके से चल रही है। मुख्यमंत्री ने कमान अपने हाथों में ली हुई है और तमाम व्यवस्थाओं को मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रही है। आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद एसएन पंत सर हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि चारधाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ऐसे में प्रशासन के सामने कई तरह की चुनौतियां भी आ रही है, लेकिन प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करने में। इसके साथ ही लगातार लोगों से अपील की जा रही है, साथ ही मौसम को देखते हुए भी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि गर्म कपड़े साथ में लेकर आएं और अन्य तैयारियों के साथ आएं। कुशीनगर के पर्यटक अपनी फैमिली के साथ नैनीताल घूमने आए थे। वहीं पर्यटक जल्दबाजी में अपना बैग भूल गए, जो चीता मोबाइल हेड शिवराज सिंह राणा को लावारिस हालत में मिल गया, जिसमें पर्यटकों का पर्स, एटीएम और भी जरूरी सामान था, जिसे पर्यटकों को ढूंढकर वापस कर दिया गया। अपना खोया बैग पाकर पर्यटकों ने चीता राणा और नैनीताल पुलिस का दिल से आभार प्रकट किया। उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर क्राइम के जरिए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को राजस्थान से गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में डिजिटल गिरफ्तारी प्रकरण का ये पहला मामला है। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि एक सीनियर सिटीजन को फोन के द्वारा बताया गया कि उनके नाम से एक कोरियर कंपनी का पार्सल आया है, जिसमें अवैध पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड बरामद हुए हैं। उसके बाद सीनियर सिटीजन को साइबर ठगों ने अपने आप को मुंबई क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताया और पीड़ित को डिजिटली गिरफ्तारी की बात कही। उसके बाद पीड़ित को डराकर 1,13,00,000 रुपए का ठगी कर लिया। सीनियर सिटीजन की शिकायत पर एसटीएफ ने एक टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की और राजस्थान से गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में एक मामला सामने आया था, जिसमें कि जो पीड़ित थे उनके द्वारा बताया गया कि उनको एक कॉल आता है जिस फेडेक्स कुरियर के नाम से, और उनको बताया जाता है कि उनके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें कि अवैध पासपोर्ट और अवैध नारकोटिक्स इत्यादि सामग्री है।
और उसके बाद में उनको बोला जाता है कि कुछ कस्टम ऑफिशियल्स बनकर कुछ लोग बात करते हैं और फाइनली उनके बाद उसके बाद कॉल आगे ट्रांसफ़र हो जाती है और मुंबई क्राइम ब्रांच से बताया जाता है कि मुंबई क्राइम ब्रांच से कोई उनसे बात करेगा। उनको वीडियो कॉल पर कनेक्ट किया जाता है और सामने कोई पुलिस की यूनिफॉर्म में और बैकग्राउंड में उसमें मुंबई क्राइम ब्रांच का लोगो रहता है। के तहत इनके द्वारा लगभग 1,13,00,000 रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और इनको बाद में जब रियलाइज़ होता है कि इनके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है तो ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आते हैं, यहाँ पर इनका मुकदमा दर्ज करके हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। तो इसमें हमारे द्वारा पूरा जो गैंग था इसको पकड़ा गया है। 3 लोगों को कोटा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के द्वारा फर्जी कंपनियां खोलकर उनमें पैसों का लेन देन किया जा रहा था और इस तरह की कॉल्स की जा रही थी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम के जरिए ठगी करने वाले 3 ठगों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। इस मामले में क्या अपडेट है? रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड की जो एसटीएफ है वो लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में जो है राजस्थान से 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यानी कि जो ये ठगी कर रहे थे वो डिजिटल प्रकरण के तहत कर रहे थे और इसी डिजिटल गिरफ्तारी में ये उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा मामला है जिसमें गिरफ्तारी की गई है। क्योंकि जो एसटीएफ के एसएसपी है उनका कहना था कि किसी सीनियर सिटीजन को फोन करके जो है ये कहा गया कि कोरियर कंपनी का पार्सल आया और उसके बाद उसमें जो पार्सल भेजा गया उसमें पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड जो बरामद हुए थे उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। और साथ ही साथ जो है जो ठगी करने वाले लोग हैं सीनियर सिटीजन के साथ, उन्होंने अपने आप को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया था और डरा धमकाकर तकरीबन जो है 1 करोड़ से ज्यादा की जो रकम है वो ठगी की थी। इसके बाद जो है सीनियर सिटीजन ने इसकी शिकायत एसटीएफ के जो साइबर क्राइम है वहां पर की थी और इसके आधार पर कार्रवाई की गई थी। और जब कार्रवाई की गई तो ये जो पूरा गिरोह है वो राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। इसमें अभी भी संभावना ये है कि इस गिरोह के अलावा और भी कई सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जो एसटीएफ है वो इसमें तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है और इसके बाद ही इसमें और अरेस्टिंग होने की संभावना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि सीनियर सिटीजन से ठगे करोड़ों रुपए का ये मामला है जहां पर पुलिस ने और एसटीएफ ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। और एसटीएफ की एंटी नार्कोटिक्स कुमाऊं यूनिट और चमोली के पुलिस और पिंडर वन रेंज टीम और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। उनके कब्जे से 4 भालू के पित्त की थैलियां बरामद की जिनका वजन 460 ग्राम बताया जा रहा है। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर पिछले कई सालों से उत्तराखंड में वन्य जीव अंगों की सप्लाई कर रहे हैं। वहीं बरामद भालुओं के पित्त की थैलियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई। जो हमारी एसटीएफ की टीम है ये वाइल्ड लाइफ क्राइम को कंट्रोल करने के लिए भी काम करती रहती है। जो वाइल्ड लाइफ से संबंधित स्मगलिंग होती है उस पर हमारी टीम लगातार नज़र बनाकर रखती है और इसको बंद कराने के लिए, इनको पकड़ने के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। तो इसमें एक बड़ी सफलता हमारी टीम को हासिल हुई है और 2 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो गिरफ्तारी है ये थराली चमोली ज़िले से हुई है और इनके कब्जे से 4 भालू की पित्त की थैली बरामद हुई है जिनका कुल वजन लगभग 460 ग्राम है। इसका जो मेन मार्केट है वो बाहर रहता है और ये सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट के लिए ले जाई जाती हैं। तो ये जो तस्कर थे ये एक्सपोर्ट के लिए इसको ले जाने की फिराक में थे, इसी बीच में हमारे द्वारा पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ में सामने आया है कि ये पूर्व में भी इस प्रकार के वन्य अपराधों में संलिप्त रहे हैं, पूर्व में भी इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। युवा कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख नगर पालिका और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ नगर पालिका द्वारा लोकसभा चुनाव से पूर्व नगर में ई रिक्शा का ट्रायल कराया और उस दौरान अपनी फोटो को सोशल मीडिया में प्रचारित कर अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन न जाने ट्रायल के बाद उन रिक्शाओं में क्या हो गया कि अभी तक भी पिथौरागढ़ के लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा। पिथौरागढ़ में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को खास तौर पर सुविधा देने हेतु सरकारी और आम जनता के धन से ई रिक्शा लिए गए, लेकिन अभी तक उसका कोई फायदा पिथौरागढ़ वासियों को नहीं मिल पाया। जनता के साथ धोखा है। वक्ताओं ने कहा कि अगर जल्दी ही आम जनता को ई रिक्शा से फायदा नहीं मिला तो आम जनता इनको आने वाले चुनाव में भी इसका जवाब देगी।
देखिए, आज यहाँ पे हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, जैसे कि पिथौरागढ़ में 2 माह पहले, चुनाव से पहले पिथौरागढ़ के जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे और जो सरकार के लोग थे, उन्होंने यहाँ पे ई रिक्शा का यहाँ पे उन्होंने ट्रायल किया और उसके बाद दूसरे ही दिन से ई रिक्शा चलना बंद हो गया। हम कहना चाहते हैं कि सरकारी जो धन है या जनता का जो धन है, उससे ई रिक्शा लाया गया, बजट पास किया गया और बुजुर्गों को, महिलाओं को, युवाओं को या बच्चों को उससे सुविधा मिलेगी करके वो सुचारू करने की बात कही गई। लेकिन उस ई रिक्शा को अभी कमरे में बंद किया गया है, जो सरकारी धन का और जनता के धन का दुरुपयोग है। हम कहना चाहते हैं कि नगर पालिका जल्द से जल्द, प्रशासन जल्द से जल्द ई रिक्शा का संचालन करे ताकि बुजुर्गों को, महिलाओं को और बच्चों को सुविधाएं मिल सके। नैनीताल का मल्लीताल रिक्शा स्टैंड अब आपको बदला बदला नजर आएगा। प्रशासन और पुलिस ने गॉथिक डिजाइन की नई सुंदर चौकी बनाकर पुरानी को हटा दिया है। पुरानी चौकी के हटने से रास्ता चौड़ा हो गया। वहीं मल्लीताल स्थित चौराहे पर कई सालों से बनी पर्यटक पुलिस चौकी के ध्वस्तीकरण के दौरान बड़ी संख्या में लोग वीडियो बनाते हुए नजर आए। बता दें कि नैनीताल में जिला प्रशासन द्वारा शहर के आधा दर्जन से ज्यादा चौराहों पर चौड़ीकरण का कार्य किया जाता है, जिसके तहत देर रात मल्लीताल रिक्शा स्टैंड के पास बनी पर्यटक पुलिस चौकी को ध्वस्त कर दिया गया। उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ती आग का असर जानवरों और इंसानों की जिंदगी पर देखने को मिल रहा है। आग के कारण जानवर इंसानों की बस्ती का रुख कर रहे हैं और इंसानों पर बाघों के हमले तेज हो रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जंगल की आग इकोसिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा रही है। तेंदुए जैसे कई जंगली जानवर इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे इंसान और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। ये ज़रूर है कि फॉरेस्ट फायर से जो है फॉरेस्ट में घास कम हो जाती है, जिस कारण जो है जंगली जानवर जैसे हिरन, काकड़ ये भी जो है शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसी कारण जो है गुल्लार भी शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से ये घटना होने का हम लोग इनकार नहीं कर सकते। तेंदुए के बढ़ते हमलों को देखते हुए लोगों ने अधिकारियों से मांग की है कि उन्हें खतरनाक घोषित कर गोली मारने का आदेश दिया जाए। जो गुलदार द्वारा जो है लगातार क्षेत्र में जो है बहुत ही ज्यादा घटनाएं की गई हैं, तो इसके लिए हमने डीएफओ साहब से निवेदन किया है कि निश्चित रूप से वो नरभक्षी बाघ है, उसे नरभक्षी घोषित किया जाए और उसे शूट आउट के उसके ऑर्डर निकाल जाए। फिलहाल अधिकारियों ने लोगों की सुरक्षा के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। वन विभाग तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसमें ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है। डीएम साहब ने वैसे निर्देश दिए हैं कि जिस जिस जगह पर ये वल्नरेबल पॉइंट्स हैं हमारे, जहाँ पर ज़्यादा बाघ आने की संभावना हो रही है, उन जगहों पर हमें नाइट कर्फ्यू की जरूरत महसूस हुई लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। 2 जगह हमने पिंजरे इंस्टॉल किए हुए हैं वन विभाग में बाघ को पकड़ने के लिए उसके आसपास। पिछले 4 महीनों में तेंदुओं ने 3 बच्चों समेत कम से कम 5 लोगों पर हमला किया है। इनमें से 3 की मौत हो चुकी है। मसूरी में शहरी विकास निदेशालय की 2 सदस्यीय टीम के नेतृत्व में मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा टिहरी बाईपास रोड आईडीएच में स्थापित एमआरएफ सेंटर और बायोमीथेन प्लांट का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कचरा प्रबंधन के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने अधिशासी अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे नगर पालिका परिषद ने जो है काफ़ी अच्छा ये कार्य कर दिया है, क्योंकि पहले ये सुविधा नहीं थी। तो अभी जो प्रेजेंट में जो जिस तरह से जो एमआरएफ सेंटर बना है और सीवीजी प्लांट जो बना है, इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी नगर पालिका के परिषद के जो सॉलिड वेस्ट जो भी जनरेट हो रहा है, तो उसके निस्तारण में जो काफ़ी सुविधा यहाँ पे होगी। और इससे सीवीजी से तो आगे गैस या इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी बनेगी। जो फिलहाल अभी ये प्लान है कि जो क्योंकि कैपेसिटी कम है, तो ये जो प्लांट इनका चल रहा है इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है उसको ही फुलफिल करेगा। नैनीताल स्थित कैंची धाम मंदिर में 15 जून को भव्य मेले का आयोजन होने जा रहा है। कैंची धाम में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीना ने बताया कि श्रद्धालुओं को शटल से कैंची धाम के लिए भेजा जाएगा। इसके साल भारी भीड़ को देखते हुए भवाली और नैनी बैंड बाईपास में पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाएगी।
देखिए कैंची का जो वार्षिक मेला है उसके लिए हमारे लेवल पे तैयारियां शुरू हो गई है। नीचे लेवल पे एक इसमें मीटिंग हो चुकी है, जल्दी जिलाधिकारी और मेरे स्तर पे भी एक मीटिंग जो है मंत्री समिति और जितने भी डिपार्टमेंट उनके साथ में की जाएगी। और जिस तरीके का चार धाम में और पूरे उत्तराखंड में फ्लो हो रहा है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जो भीड़ है वो काफ़ी संख्या में होगी, तो उसी के हिसाब से हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। हम इस बार शटल जो व्हीकल्स हैं उनका नंबर बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ और एरियाज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर हम व्हीकल्स को पार्किंग कर सकते हैं, तथा साथ ही इसमें आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनके फ्लो को लेके भी हम एक प्राइमरी एनालिसिस कर रहे हैं ताकि समय से व्यवस्थाएं की जा सके और समय से जो मेला है उसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सके। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।